कहते हैं दोस्तों, किसी प्यासे को पिलाया गया एक गिलास पानी कभी कभी पूरी जिंदगी की किस्मत लिख देता है। ये कहानी है एक ऐसी गरीब लड़की की जिसके घर में उस दिन पीने का पानी भी गिन गिन कर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने हिस्से का ठंडा पानी एक अनजान प्यासे मुसाफिर को पिला दिया। उस लड़की को नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी नेकी एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। और उस मुसाफिर लड़के को भी नहीं पता था कि जिस दरवाजे पर वो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुका है, वो दरवाजा एक दिन उसकी अपनी दुनिया बन जाएगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है नेकी की, गरीबी में भी ना झुकने वाले स्वाभिमान की, इंतजार की और उस भरोसे की जो आज के जमाने में बहुत कम देखने को मिलता है। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका आखिरी मोड़ आपकी आंखें नम कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की, जहां जून की दोपहर में जमीन इतनी तपती है कि नंगे पैर 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक दोपहर थी वो। घड़ी में करीब 12:30 बज रहे थे और आसमान में सूरज आग के गोले की तरह धरती को झुलसा रहा था। सड़कें सुनसान थी, पेड़ों के पत्ते तक ऐसे ठहरे हुए थे जैसे गर्मी ने हवा को भी कैद कर लिया हो। दूर दूर तक सिर्फ लू के थपेड़े थे और उसी सुनसान सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक पुरानी बाइक चली आ रही थी। बाइक पर सवार था 27 साल का विक्रम। गेहुआ रंग, सीधा सादा चेहरा, आंखों में शराफत और माथे से टपकता पसीना जो हेलमेट के अंदर से बहकर उसकी गर्दन तक आ रहा था। विक्रम इंदौर की एक कंपनी में काम करता था। दिन रात मेहनत करने वाला लड़का, जिसने अपनी सैलरी से छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाया था और पिता के इलाज में भी कभी पीछे नहीं हटा था। आज कई महीनों बाद उसे छुट्टी मिली थी और वो अपनी बुआ के गांव जा रहा था। बुआ ने फोन पर कहा था, बेटा, इस बार तेरे फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, एक बार आकर मिल जा, उनका मन लगा रहेगा। विक्रम माँ बाप और रिश्तों की कदर करने वाला लड़का था। उसने बिना सोचे ही हाँ कह दी। सुबह घर से निकलते वक्त उसकी माँ ने टोका भी था, बेटा इतनी गर्मी में मत जा, शाम को निकल जाना। लेकिन विक्रम ने हंसकर कहा था, माँ, शाम तक पहुंचूंगा तो फूफा जी से बात कब करूंगा, तू चिंता मत कर, मैं पानी की बोतल रख लूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, दही शक्कर खिलाई और वो निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। घर से करीब 50 किलोमीटर निकलने के बाद विक्रम को याद आया, पानी की बोतल तो वो जल्दबाजी में घर की मेज पर ही भूल गया है। पहले उसे लगा कोई बात नहीं, रास्ते में कोई दुकान मिल जाएगी, लेकिन वो रास्ता ही ऐसा था, दूर दूर तक ना कोई ढाबा, ना कोई दुकान, ना कोई हैंडपंप, सिर्फ सूखे खेत, तपती सड़क और सन्नाटा। धीरे धीरे उसका गला सूखने लगा, होठ चिपकने लगे, जुबान तालू से लगने लगी, आंखों के आगे हल्का हल्का अंधेरा आने लगा। बाइक का गर्म इंजन उसके पैरों को जला रहा था और ऊपर से सूरज उसकी पीठ को। विक्रम ने खुद से कहा, बस थोड़ी दूर और, कोई ना कोई गांव तो आएगा ही। लेकिन दोस्तों, प्यास जब हद से गुजर जाती है तो इंसान का शरीर जवाब देने लगता है। विक्रम के हाथ कांपने लगे, बाइक डगमगाने लगी। उसे समझ आ गया कि अगर वो अब नहीं रुका तो सड़क पर गिर पड़ेगा। तभी दूर उसे एक नीम का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उस पेड़ के पीछे मिट्टी और खरपैल का एक छोटा सा घर। घर के बाहर तुलसी का चौरा था और आंगन में सूखते कपड़े हवा में
हल्के हल्के हिल रहे थे। विक्रम की जान में जान आई। उसने आखिरी हिम्मत जुटाकर बाइक उस पेड़ के नीचे रोकी और उतरते ही उसके पैर लड़खड़ा गए। वो पेड़ के तने का सहारा लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया। हेलमेट उतारा तो चेहरा पसीने से ऐसे भीगा था जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। सांसें तेज चल रही थी और होठों से बस एक ही धीमी आवाज निकली, पानी। उसी वक्त घर के अंदर से एक आवाज आई, कौन है बाहर? और फिर दरवाजे पर एक लड़की दिखाई दी। उम्र यही कोई 22-23 साल। पुरानी लेकिन साफ धुली हुई सूती सलवार कमीज, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में मेहनत के निशान और चेहरे पर वो सादगी जो किसी मेकअप की मोहताज नहीं होती। उसका नाम था गौरी। गौरी ने जैसे ही पेड़ के नीचे बैठे उस अजनबी लड़के को देखा, एक पल के लिए वो ठिठक गई। गांव देहात की लड़की थी। अनजान आदमी से बात करने में झिझक स्वाभाविक थी, लेकिन फिर उसकी नजर विक्रम के चेहरे पर पड़ी। सफेद पड़ते होठ, बंद होती आंखें और लड़खड़ाती सांसें। गौरी का दिल एक पल में सारी झिझक भूल गया। वो लगभग दौड़ती हुई अंदर आई। अब दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बतानी जरूरी है। गौरी के घर की हालत ऐसी थी कि वहां पानी भी नाप तोलकर इस्तेमाल होता था। गांव के इस छोर पर पानी की बड़ी किल्लत थी। हैंडपंप आधा किलोमीटर दूर था और गौरी सुबह सुबह 3-4 चक्कर लगाकर मटके भरकर लाती थी। आज सुबह उसके बीमार पिता को बुखार था, इसलिए वो सिर्फ 2 ही मटके भर पाई थी। एक मटका दिन भर के खाने पीने के लिए और दूसरा शाम के लिए। घड़े में जो ठंडा पानी बचा था वो उसने अपने पिता के लिए अलग रख छोड़ा था, लेकिन उस पल गौरी ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। उसने वही ठंडे पानी का लोटा भरा, साथ में गुड़ की एक डली ली और तेज कदमों से बाहर आई। उसने लोटा विक्रम की तरफ बढ़ाया और बोली, भैया, पहले थोड़ा पानी मुंह पर छिड़किए, फिर धीरे धीरे पीजिए। एकदम से मत पीजिएगा, गर्मी में नुकसान करता है। विक्रम ने कांपते हाथों से लोटा पकड़ा, पहले चेहरे पर पानी के छींटे मारे और फिर जैसे ही पहला घूंट उसके गले से नीचे उतरा, ऐसे लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में बारिश कर दी हो। वो धीरे धीरे पूरा लोटा पी गया। गौरी ने गुड़ की डली उसकी तरफ बढ़ाई, ये खा लीजिए, लू लगी है आपको। गुड़ खाकर पानी पीने से जान लौट आती है। विक्रम ने गुड़ खाया, 1 लोटा पानी और पिया और तब जाकर उसकी सांसें ठिकाने आई। कुछ देर वो आंखें बंद करके नीम की छांव में बैठा रहा। ठंडी छांव, मिट्टी की सौंधी खुशबू और किसी अपने जैसी फिक्र। शहर की भागदौड़ में उसने ये सुकून कभी महसूस ही नहीं किया था। फिर उसने आंखें खोली और कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा, आपने आज मेरी जान बचाई है। सच कहूं तो अगर 2 मिनट और ये सड़क चलता तो शायद गिर ही जाता। गौरी ने सहजता से जवाब दिया, इसमें बचाने वाली क्या बात है भैया, प्यासे को पानी पिलाना तो धर्म है। मेरी माँ कहती थी, दरवाजे पर आया प्यासा अगर बिना पानी पिए लौट जाए तो घर की बरकत चली जाती है। विक्रम ने ध्यान दिया, कहती थी, मतलब माँ अब नहीं है, लेकिन उसने उस वक्त कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। तभी घर के अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, गौरी, बेटा कौन आया है? गौरी ने दरवाजे की तरफ मुड़कर कहा, बाबूजी, कोई मुसाफिर है, लू लग गई थी, पानी पीने रुके हैं। अंदर से आवाज आई, तो बाहर क्यों बैठाया है? छांव में चारपाई डाल दी, इतनी धूप में कोई खड़ा रहता है भला? दोस्तों, ये होती है असली अमीरी। जो घर मिट्टी का था लेकिन दिल महलों से बड़े थे। गौरी ने आंगन से चारपाई खींचकर नीम के नीचे डाल दी और बोली, बैठिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इस धूप में अभी निकलेंगे तो फिर वही हाल होगा।
विक्रम मना नहीं कर पाया। सच तो ये था कि उसका शरीर अभी सफर के काबिल भी था ही नहीं। वो चारपाई पर बैठ गया और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। विक्रम ने बताया कि वो इंदौर में नौकरी करता है, बुआ के गांव जा रहा है। गौरी ने बताया कि इस घर में वो और उसके पिता रहते हैं। पिता रामदीन पहले खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन 2 साल पहले छत से गिरने की वजह से उनकी कमर में चोट आ गई। अब ज्यादा काम नहीं कर पाते। माँ का देहांत गौरी के बचपन में ही हो गया था। घर का खर्च गौरी सिलाई करके चलाती थी, गांव भर की औरतों के कपड़े सिलती थी और महीने के आखिर में जो भी रुपए जुड़ते उनसे आटा, दाल और बाबूजी की दवाई आती। विक्रम चुपचाप सुनता रहा। उसे हैरानी इस बात की थी कि इतनी तकलीफों के बीच भी गौरी के चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना किसी से कोई गिला। वो अपनी गरीबी की बात भी ऐसे हंसकर कह रही थी जैसे कोई आम बात हो। विक्रम ने पूछा, आपको कभी लगता नहीं कि जिंदगी ने आपके साथ नाइंसाफी की है? गौरी ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, भैया, नाइंसाफी तो तब होती जब भगवान ने हिम्मत ही ना दी होती। हाथ में हुनर है, घर में बाबूजी का आशीर्वाद है, और क्या चाहिए? पैसा आज नहीं है, कल आ जाएगा, लेकिन नियत चली जाए तो फिर कभी नहीं लौटती। दोस्तों, विक्रम उस एक जवाब से अंदर तक हिल गया। शहर में उसने बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग देखे थे, लेकिन इतनी बड़ी सोच इतने छोटे से घर में पहली बार देखी थी। उस वक्त उसे नहीं पता था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में गौरी की ये बात हमेशा के लिए बैठ गई थी। करीब 1 घंटा बीत गया। धूप अब भी तेज थी, लेकिन विक्रम की हालत सुधर चुकी थी। उसने अंदर जाकर रामदीन जी के पैर छुए। रामदीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा, संभल कर जाना। विक्रम ने जाते जाते जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर गौरी की तरफ बढ़ाया। ये रख लीजिए, आपने मेरी इतनी सेवा की। बस ये कहना था कि गौरी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, भैया, पानी बेचा नहीं जाता, पिलाया जाता है। आप हमारे मेहमान थे, ग्राहक नहीं। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। गलती हो गई, बुरा मत मानिएगा। गौरी फिर से मुस्कुरा दी। बुरा नहीं माना, बस इतना याद रखेगा कि गरीब के घर की इज्जत उसके पैसों से नहीं, उसकी नीयत से होती है। विक्रम ने बाइक स्टार्ट की। जाते जाते उसने कहा, मैं लौटते वक्त इसी रास्ते से आऊंगा और खाली हाथ नहीं आऊंगा। बाबूजी की दवाई का नाम बता दीजिए, शहर से अच्छी वाली लेता आऊंगा। गौरी ने इसे शिष्टाचार की बात समझकर टाल दिया। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन विक्रम ने अंदर जाकर रामदीन जी से दवाई की पुरानी पर्ची ले ली थी और फिर वो निकल गया। लेकिन दोस्तों, उसकी बाइक भले आगे जा रही थी, उसका मन उसी नीम की छांव में छूट गया था। विक्रम बुआ के गांव पहुंचा, फूफा जी से मिला, उनकी सेवा की। बुआ ने खूब खातरदारी की, लेकिन श्याम को छत पर लेटे लेटे उसकी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीर आती रही। लोटा बढ़ाती गौरी, गुड़ की डली, और वो बात, नियत चली जाए तो फिर कभी नहीं लौटती। विक्रम खुद से सवाल कर रहा था, ये क्या हो रहा है मुझे? 1 घंटे की मुलाकात और मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा? उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एहसान का असर है। कोई इंसान जान बचाए तो याद तो आएगा ही, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आई, एहसान याद आता है विक्रम, लेकिन एहसान करने वाले की मुस्कान बार बार याद आए तो वो कुछ और होता है। 3 दिन बुआ के घर रुककर विक्रम वापसी के लिए निकला, लेकिन इस बार उसने एक काम पहले किया। पास के कस्बे की सबसे अच्छी मेडिकल दुकान से रामदीन जी की पूरी दवाइयां खरीदी, साथ में कमर पर बांधने वाली बेल्ट, और बुआ के बगीचे के
ताजे आम। बुआ ने पूछा भी, इतना सामान किसके लिए बेटा? विक्रम ने बस इतना कहा, बुआ, रास्ते में किसी ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसे चुकाने नहीं, बस निभाने जा रहा हूं। जैसे जैसे वो नीम वाले घर के करीब पहुंच रहा था, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। पहली बार जिंदगी में उसे किसी दरवाजे पर दस्तक देने से पहले आईने में अपना चेहरा ठीक करने का मन किया था। वो नीम के नीचे रुका। आंगन में गोरी कपड़े सुखा रही थी। बाइक की आवाज सुनकर उसने मुड़कर देखा और दोस्तों, उस एक पल में जो उसके चेहरे पर आया, उसे दुनिया की कोई भाषा बयान नहीं कर सकती। हैरानी, खुशी और एक अनकहा सा अपनापन, बस एक साथ। अरे आप सच में लौटते वक्त रुक गए? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा था ना, खाली हाथ नहीं आऊंगा। उसने दवाइयों का थैला और आम रामदीन जी के सामने रखे। रामदीन जी की आंखें भर आई। बेटा, तू तो पराया था, फिर इतना सब क्यों? विक्रम ने उनके पैरों के पास बैठकर कहा, बाबूजी, जिस घर ने मेरी जान बचाई, वो घर पराया कैसे हो सकता है? और वैसे भी दवाई का मोल पानी के मोल से बहुत छोटा है। पानी ने जिंदगी दी थी, दवाई तो बस फर्ज है। गोरी दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी और पहली बार उसकी आंखों में किसी अजनबी के लिए कुछ ऐसा उतरा जो अजनबियों के लिए नहीं उतरता। उस दिन विक्रम 2 घंटे रुका। रामदीन जी से खेती बाड़ी की बातें की, गोरी की सिलाई की तारीफ की। गोरी ने दिखाया कि कैसे वो पुराने कपड़ों से बच्चों के सुंदर कुर्ते बना देती है। विक्रम ने कहा, आपके हाथ में तो जादू है। शहर में लोग ऐसे काम के हजारों रुपए लेते हैं। गोरी हंसती, शहर की बातें शहर में ही अच्छी लगती हैं भैया। विक्रम ने धीरे से कहा, एक बात कहूं, आप मुझे भैया मत कहा कीजिए, मेरा नाम विक्रम है। एक पल के लिए गोरी की नजरें झुक गई, फिर उसने धीमे से कहा, ठीक है विक्रम जी। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते बदलने के लिए बस एक शब्द का बदलना काफी होता है। चलते वक्त विक्रम ने कागज पर अपना नंबर लिखकर रामदीन जी को दिया। बाबूजी, दवाई से आराम मिले या ना मिले, दोनों हाल में खबर कीजिएगा और कोई भी जरूरत हो बेटा समझकर याद कर लीजिएगा। रामदीन जी ने कांपते हाथों से वो कागज संभाला जैसे कोई अनमोल चीज हो और गोरी वो नीम के पास तक छोड़ने आई। दोनों के बीच कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो नहीं कहा गया वही सबसे ज्यादा सुना गया। विक्रम ने बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना गोरी। गोरी ने पहली बार उसका नाम लिया। आप भी विक्रम जी। रास्ते में पानी की बोतल रख ली है ना? विक्रम हंस पड़ा। इस बार 2 रखी हैं। और बाइक धूल उड़ाती आगे बढ़ गई। पीछे नीम की छांव में एक लड़की देर तक खड़ी रही। विक्रम इंदौर लौट गया। जिंदगी फिर वही, सुबह की शिफ्ट, फाइलें, मशीनों की आवाजें, देर रात कमरे पर वापसी। लेकिन अब हर शाम उसका हाथ बार बार मोबाइल की तरफ जाता, इस उम्मीद में कि शायद किसी अनजान नंबर से घंटी बजे। हफ्ता बीता, फिर दूसरा, फिर पूरा महीना, कोई फोन नहीं आया। विक्रम ने खुद को समझाया, उनके घर फोन नहीं है, पड़ोस से करना पड़ता होगा। गांव में लड़की का किसी लड़के को फोन करना आसान नहीं होता, लेकिन दिल तो दिल है दोस्तों। वो हर रात एक ही सवाल पूछता, क्या गौरी भी मुझे याद करती होगी? और उधर गांव में गौरी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। सिलाई मशीन चलाते चलाते उसकी सुई कई बार गलत टांके लगा देती। रात को खाना बनाते वक्त वो नीम की तरफ देखती रहती, जहां एक चारपाई अब भी वैसे ही पड़ी थी। रामदीन जी की दवाइयों ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद पहली बार वो लाठी के सहारे आंगन तक चलने लगे थे। एक दिन उन्होंने चलते चलते कहा, गोरी, वो शहर वाला लड़का बड़े अच्छे संस्कारों वाला है, उसकी दवाई से नहीं बेटा, उसकी नीयत से आराम आया है मुझे। गोरी कुछ नहीं बोली,
बस चूल्हे की तरफ मुंह करके मुस्कुरा दी। लेकिन बाप की आंखें, दोस्तों, वो सब पढ़ लेती हैं जो बेटियां छिपाती हैं। रामदीन जी उस दिन समझ गए कि उनकी बेटी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो खामोश रहे, क्योंकि गरीब बाप के सपने भी गिनती के होते हैं। वो सोचते रहे, कहाँ वो शहर का कमाता खाता लड़का और कहाँ मेरी झोंपड़ी की गोरी। ऐसे सपने देखना भी गुनाह है। लेकिन किस्मत, वो तो अपनी कहानी कब की लिख चुकी थी। करीब 1.5 महीने बाद एक शाम विक्रम के फोन पर अनजान नंबर से घंटी बजी। उसने लपक कर फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग आवाज आई, बेटा विक्रम, मैं रामदीन बोल रहा हूँ। विक्रम खुशी से खड़ा हो गया। बाबूजी प्रणाम, कैसी है आपकी तबीयत? रामदीन जी ने भराई आवाज में कहा, तेरी दवाई ने कमाल कर दिया बेटा। अब तो हैंडपंप तक खुद चला जाता हूं। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, बाबूजी घर में सब ठीक है ना? गोरी, मतलब सब कैसे हैं? रामदीन जी हल्का सा हंसे, वो हंसी जिसमें एक बाप का सब कुछ समझ जाना छिपा था। सब ठीक है बेटा, ले गोरी से ही बात कर ले, वो पास ही खड़ी है। और फिर दोस्तों, फोन पर वो आवाज आई जिसका इंतजार विक्रम 1.5 महीने से कर रहा था। नमस्ते विक्रम जी। उस एक नमस्ते में इतनी मिठास थी कि विक्रम की सारी थकान धुल गई। दोनों ने हाल चाल पूछा। बातें साधारण थी, मौसम की, फसल की, दवाई की, लेकिन आवाजों में जो कंपन था वो साधारण नहीं था। उस दिन के बाद ये सिलसिला चल पड़ा। हर हफ्ते 10 दिन में रामदीन जी पड़ोस की दुकान से फोन करवाते। पहले खुद बात करते, फिर गोरी को थमा देते, और धीरे धीरे 2-2 मिनट की बातें 10-10 मिनट में बदल गई। ना कभी विक्रम ने प्यार का नाम लिया, ना गोरी ने, लेकिन दोनों के दिल जानते थे कि अब ये रिश्ता सिर्फ एहसान का नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, कहानियां सिर्फ फूलों से नहीं बनती। हर सच्चे रिश्ते को एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, और गोरी की जिंदगी का इम्तिहान दस्तक दे चुका था। उसी गांव में रहता था धनपत साहूकार, गांव का सबसे पैसे वाला आदमी, जिसकी दुकान भी थी, जमीनें भी, और आधे गांव पर कर्जा भी। 2 साल पहले जब रामदीन जी छत से गिरे थे, तो इलाज के लिए उन्होंने धनपत से 40,000 रुपए उधार लिए थे। ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया, और अब वो रकम 80,000 से ऊपर पहुंच चुकी थी। गोरी हर महीने सिलाई की कमाई से थोड़ा थोड़ा चुकाती थी, लेकिन ब्याज का दाना कभी पेट नहीं भरता। एक दिन धनपत खुद चलकर रामदीन के घर आया। पान चबाते हुए, अंगूठियों से भरे हाथ हिलाते हुए वो चारपाई पर बैठा और बोला, रामदीन, कर्जा 80,000 हो गया है। अब या तो पूरा पैसा दे, या फिर। रामदीन जी ने हाथ जोड़े, साहूकार जी, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, बिटिया दिन रात मेहनत कर रही है। धनपत की आंखें आंगन में सिलाई करती गोरी पर पड़ी, और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। मोहलत नहीं रामदीन, रिश्ता। मेरा बेटा है ना, उसके लिए तेरी गोरी का हाथ मांगने आया हूं। शादी कर दे, कर्जा माफ, ऊपर से समधी बनकर इज्जत से जिएगा। रामदीन जी का कलेजा कांप गया। धनपत का बेटा पूरे इलाके में बदनाम था। शराब, जुआ, और 2 बार थाने तक जा चुका था। वो जानते थे कि ये रिश्ता नहीं, सौदा है, बेटी की बलि देकर कर्जा उतारने का सौदा। उन्होंने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, साहूकार जी, कर्जा मेरी गर्दन पर है, बेटी की डोली पर नहीं। पैसा मैं चुकाऊंगा, चाहे जमीन बिके, चाहे ये घर, लेकिन बेटी का सौदा नहीं होगा। धनपत का चेहरा तमतमा गया। जाते जाते वो धमकी दे गया, 1 महीना रामदीन, 1 महीने में पूरे 80,000, वरना ये घर भी मेरा और पंचायत में तेरी इज्जत भी मेरी। उस रात गोरी ने अपने पिता को पहली बार और रोते देखा। वो आदमी जो टूटी कमर लेकर भी कभी नहीं रोया था,
आज एक बाप बनकर बिखर गया था। गौरी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करो, कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अंदर से वो खुद टूट रही थी। पूरी रात वो सोचती रही, घर बिकेगा तो बाबूजी कहाँ जाएंगे? और अगर धनपत की बात माननी पड़ी तो उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, विक्रम का। लेकिन फिर उसका स्वाभिमान बोल पड़ा, नहीं गौरी, उन्होंने पहले ही इतना किया है, अब पैसों के लिए फोन करेगी तो वो रिश्ता भी सौदा बन जाएगा। जो लड़की पानी के पैसे नहीं लेती, वो अपने प्यार की कीमत कैसे मांगे? 3 दिन तक गौरी ने फोन नहीं किया और उधर विक्रम बेचैन था। हर बार तय दिन पर फोन आ जाता था, इस बार क्यों नहीं आया? चौथे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने उसी पड़ोस वाली दुकान का नंबर मिलाया जो एक बार रामदीन जी के फोन से उसके मोबाइल में सेव हो गया था। दुकान वाले ने गौरी को बुलवाया। गौरी फोन पर आई तो विक्रम ने पहला ही सवाल किया, गौरी, क्या बात है? आवाज ऐसी क्यों लग रही है? सच बताओ। गौरी ने कहा, कह कुछ नहीं विक्रम, सब ठीक है। विक्रम ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, गौरी, जिस दिन तुमने एक अनजान मुसाफिर की प्यास उसके बिना बोले पहचान ली थी, उस दिन से मैं भी तुम्हारी आवाज की प्यास पहचानने लगा हूं। तुम रो रही हो, बताओ क्या हुआ है? बस दोस्तों, इतना सुनना था कि गौरी का सारा बांध टूट गया। रोते रोते उसने सब बता दिया, कर्जा, ब्याज, धनपत की धमकी, उसके बेटे का रिश्ता, 1 महीने की मियाद, सब कुछ। और आखिर में उसने वो बात कही जिसने विक्रम के दिल को चीर दिया, विक्रम जी, मैं आपसे मदद मांगने के लिए ये सब नहीं बता रही। भगवान कसम, पैसों के लिए फोन नहीं किया। बस शायद ये आखिरी बार बात हो रही है हम दोनों की। अगर घर बिक गया तो पता नहीं हम कहाँ होंगे। और अगर बाबूजी की मजबूरी जीत गई तो उसकी आवाज टूट गई तो अगले महीने मेरी शादी धनपत के बेटे से हो जाएगी। फोन के दोनों तरफ सन्नाटा था। फिर विक्रम की आवाज आई, इतनी शांत, इतनी ठोस कि गौरी की रूह तक उतर गई। गौरी, एक बात ध्यान से सुनो, ना तुम्हारा घर बिकेगा, ना तुम्हारी डोली किसी सौदे में उठेगी। तुमने उस दिन मुझे पानी पिलाकर जिंदगी दी थी, अब मेरी बारी है। बस मुझसे एक वादा करो, अगले 7 दिन तक हिम्मत मत हारना और बाबूजी से कहना उनका ये बेटा आ रहा है। फोन रखते ही विक्रम ने सबसे पहले अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर पूरी बात रखी। पहली मुलाकात से लेकर आज तक के बिना एक शब्द छिपाए उसकी माँ का पहला सवाल वही था जो हर माँ का होता, बेटा, लड़की गरीब घर की है, बराबरी का रिश्ता नहीं है, समाज क्या कहेगा? विक्रम ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, जिस दिन मैं सड़क पर बेहोश होने वाला था उस दिन ना मेरी डिग्री काम आई, ना मेरी सैलरी। काम आया तो एक गरीब घर का पानी और एक अमीर दिल की बेटी। माँ, बराबरी पैसों से नहीं देखते, नियत से देखते हैं, और नियत में वो घर हमसे भी अमीर है। फिर विक्रम के पिता, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, बोले, बहू वो लानी चाहिए जो मुश्किल वक्त में घर को संभाल ले, और जो लड़के बीमार बाप और पूरा घर अकेले संभाल रही है, उससे बेहतर बहू कहाँ मिलेगी? मुझे रिश्ता मंजूर है। माँ की आंखें भी भर आई और उन्होंने भी सिर हिला दिया। लेकिन विक्रम ने एक बात और कही जो सुनकर उसके पिता को अपने बेटे पर गर्व हो गया। पिताजी, एक बात साफ कर दूं, कर्जा चुकाना और शादी करना ये 2 अलग बातें रहेंगी। मैं नहीं चाहता कि कल कोई ये कहे कि विक्रम ने कर्जा चुकाकर लड़की खरीद ली। पहले हम बाबूजी का कर्जा उतरवाएंगे बिना किसी शर्त के, उसके बाद इज्जत से, रीति रिवाज से रिश्ता मांगने जाएंगे। अगर वो हाँ करे तो शादी, और अगर ना भी करे तो भी कर्जे की मदद वापस नहीं मांगी जाएगी। नेकी का हिसाब नहीं रखा जाता।
विक्रम ने अपनी 3 साल की जमा पूंजी निकाली। कुछ कमी पड़ी तो पिता ने बिना कहे अपनी पेटी खोल दी। बेटा, बाप की कमाई ऐसे ही दिन के लिए होती है। और फिर वो दिन आया दोस्तों, जब उसी नीम के पेड़ के नीचे एक बाइक नहीं, एक पूरा परिवार आकर रुका। विक्रम, उसके माता पिता और साथ में बुआ फूफा जी भी। गोरी आंगन में खड़ी थी और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रामदीन जी लाठी टेकते बाहर आए तो विक्रम ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। बाबूजी, कहा था ना बेटा आ रहा है। उसी शाम गांव में एक और नजारा हुआ। धनपत साहूकार की दुकान पर विक्रम और रामदीन जी पहुंचे और पूरे गांव के सामने पंच बुलाकर 80,000 रुपए गिनकर धनपत के हाथ पर रख दिए गए। विक्रम ने शांत आवाज में कहा, साहूकार जी, कागज पर लिख कर दीजिए कि रामदीन जी का पूरा हिसाब बराबर हुआ। और हाँ, आगे से इस घर की तरफ नजर उठाने से पहले याद रखिएगा, ये घर अब अकेला नहीं है। धनपत का चेहरा देखने लायक था। जिस घर को वो कल तक निगलने चला था, आज उसी घर के सामने उसकी सारी हेकड़ी धरी रह गई। पूरे गांव ने तालियां बजाई क्योंकि धनपत के ब्याज ने आधे गांव को रुलाया था और आज पहली बार किसी ने उसे झुकाया था। और फिर रामदीन जी के छोटे से आंगन में वो बात हुई जिसका इंतजार 2 दिलों को महीनों से था। विक्रम की मां ने गोरी को पास बिठाया, उसकी ठोडी उठाकर चेहरा देखा और अपने हाथ की सोने की चूड़ी उतारकर उसकी कलाई में पहना दी। मुझे मेरे बेटे के लिए बहू नहीं, मेरे घर के लिए बेटी चाहिए थी, आज मिल गई। रामदीन जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो हाथ जोड़कर बोले, मैंने सुना था भगवान किसी न किसी रूप में आता है। मेरे घर तो वो प्यासा मुसाफिर बनकर आया था। और गोरी, उसने भरी आंखों से एक बार विक्रम की तरफ देखा। कोई शब्द नहीं थे, लेकिन दोस्तों, कुछ मोहब्बतें शब्दों की मोहताज नहीं होती। वो तो बस एक लोटे पानी से शुरू होकर 7 जन्मों तक चलने के लिए बनी होती हैं। कुछ महीनों बाद उसी आंगन में शहनाई बजी। पूरा गांव गवाह बना। वही गांव जो कल तक गोरी की गरीबी पर तरस खाता था, आज उसकी किस्मत पर रस कर रहा था। शादी सादगी से हुई, लेकिन उस सादगी में जो रौनक थी वो बड़े बड़े महलों में नहीं होती। विक्रम ने दहेज के नाम पर सिर्फ एक चीज मांगी थी। रामदीन जी से बोला, बाबूजी, दहेज में बस अपना आशीर्वाद दीजिए और हाँ, ये वादा कीजिए कि आप अकेले नहीं रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे या हम आते जाते रहेंगे। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ गोरी से नहीं, इस पूरे घर से है। विदाई के वक्त गोरी अपने पिताजी के गले लगकर खूब रोई। फिर डोली उठने से पहले वो एक पल के लिए रुकी और नीम के उस पेड़ के पास आई। उसने पेड़ के तने पर हाथ रखा, आंखें बंद की, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रही हो। विक्रम पास आकर खड़ा हुआ तो गोरी ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर कहा, इसी छांव में तो सब शुरू हुआ था ना। विक्रम ने धीरे से कहा, शुरू हुआ था, खत्म कभी नहीं होगा। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के 1 साल बाद विक्रम और गोरी ने मिलकर उस नीम के पेड़ के पास एक पक्की प्याऊ बनवाई। ठंडे पानी के मटके, छाव में बैठने की जगह और ऊपर एक छोटा सा बोर्ड जिस पर लिखा था, प्यासे का पानी, माँ के नाम, गोरी की माँ के नाम और उस सीख के नाम जो उन्होंने जाते जाते अपनी बेटी को दी थी। आज भी उस रास्ते से गुजरने वाला हर प्यासा मुसाफिर वहां रुकता है, पानी पीता है और उसे पता भी नहीं होता कि वो उसी जगह खड़ा है जहां एक लोटे पानी ने 2 जिंदगियां हमेशा के लिए जोड़ दी थी। रामदीन जी अब अपनी बेटी दामाद के पास आते जाते रहते हैं। उनकी कमर भी ठीक हो चुकी है और जब भी कोई उनसे उनकी बेटी की किस्मत का राज पूछता है तो वो बस मुस्कुराकर इतना कहते हैं, किस्मत नहीं भैया, नियत। मेरी बेटी की नियत ने उसकी किस्मत लिखी है। तो दोस्तों, ये थी गोरी और विक्रम की कहानी।
एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि नेकी कभी छोटी नहीं होती। कभी कभी एक लोटा पानी 80,000 के कर्जे से बड़ा हो जाता है। ये कहानी सिखाती है कि गरीबी शरीर की होती है, दिल के नहीं। और असली बराबरी पैसों की नहीं, नीयत की होती है। गौरी ने पानी के बदले पैसे नहीं लिए, इसलिए किस्मत ने उसे वो दिया जो पैसों से कभी नहीं मिलता। और विक्रम ने प्यार को सौदा नहीं बनने दिया, इसलिए उसे वो जीवन साथी मिली जो हर मुश्किल में उसका साथ निभाएगी। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या आप भी पहले कर्जा चुकाते और फिर रिश्ता मांगते? और अगर आप गौरी की जगह होते तो क्या इतनी बड़ी मुसीबत में भी अपने प्यार से पैसे ना मांगने का स्वाभिमान दिखा पाते? आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल कहानियाना को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना भूलिएगा मत, ताकि ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।